May I come in, sir? Good morning, sir. Good morning. Good morning. Thank you. Introduce yourself to the board members. सर माय नेम इज़ बमबम कुमार और मेरा जो बेसिक एजुकेशन हुआ है वो मेरे डिस्ट्रिक्ट से, होम डिस्ट्रिक्ट से हुआ है और उसके बाद मैंने बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करा है और उसके बाद मैंने एमटेक भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करा है, स्पेशलाइजेशन मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग IIT धनबाद 2018 में और उसके बाद मैं टीचिंग कर रहा हूँ प्राइवेट कोचिंग में और मेरा हॉबी भी है कि मैं जब टाइम बचता है तो मैं अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट जो है उसको मैं गाइड करता हूँ या टीच करता हूँ। अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपका हॉबी बहुत अच्छा है, टू टीच अंडर प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स। यस सर। अंडर प्रिविलेज्ड इसका मतलब क्या होता है? जैसे जो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बेसिक नीड पूरा नहीं कर पाते हैं तो उसको पढ़ाई के लिए उतना साधन नहीं होते हैं तो उसको मैं गाइड और टीच करता हूँ। वो मैं जब मैं एमटेक कर रहा था वहीं पे कुछ मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने संस्था के थ्रू बनाया था तो वहीं से मैं जुड़ा, तो वहीं से मुझे ये अच्छा। आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है कि इवन आफ्टर ऑलमोस्ट मोर देन 75 ईयर्स हो गया हमारा इंडिपेंडेंस का, अभी भी बच्चे अंडर प्रिविलेज्ड हैं? सर इसके पीछे तो संरचनात्मक चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें जो पहले थीं वो अब धीरे धीरे कम हो रही हैं, लेकिन फिर भी अभी एक हद तक जो चीज़ें हैं अंडर प्रिविलेज हैं, वो उसका रीज़न है कि कुछ शिक्षा की कमी मतलब जो शुरुआत से रही है और जैसे बिहार जैसे राज्यों को अगर ले लें तो यहाँ और ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलती है गरीबी के, तो इसमें संरचनात्मक चीज़ें आती हैं जैसे किसानों के लिए जो चीज़ें हैं। नहीं, कारण क्या है? मतलब अंडर प्रिविलेज्ड के कुछ तो मतलब आप कैसे बताएंगे कि ये फैक्टर्स हैं या ये क्राइटेरिया है, इस क्राइटेरिया को अगर कोई पूरा नहीं करता है तो वो अंडर प्रिविलेज्ड है और ये सब अगर उसको मिल जाता है तो वो अंडर प्रिविलेज्ड नहीं है? आप कैसे बताएंगे इस चीज़ को? जैसे कमेटी जो बनी थी गरीबी पे, तो कौन सी कमेटी? रंगराजन समिति थी, तेंदुलकर समिति थी, तो उन्होंने जो क्राइटेरिया बताया है कि उसके अंडर अगर कुछ हैं तो वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। तो आप ये बोलना चाहते हैं कि जो BPL में हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, वो लोग अंडर प्रिविलेज्ड हैं? यस सर, हम ऐसा कह सकते हैं कि लेकिन कुछ आंकड़े के अलावा भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ फैमिली ऐसी होती है जिसको ज़रूरत होती है शिक्षा की, जो कि बेहतर शिक्षा के लिए बाहर नहीं जा पाते। अच्छा, ठीक है। इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन के हिसाब से वो आपका जो लाइन है वो क्या है? जैसे जो है BPL लाइन, अगर हम तेंदुलकर समिति नहीं, इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन का मैं बात कर रहा हूँ। सॉरी सर, उसके बारे में आपको पता नहीं है? अच्छा, ठीक है। रंगराजन कमेटी का बात आपने अभी बोला है, रंगराजन कमेटी ने किस तरीके से पॉवर्टी को मेजर किया है? सर रंगराजन कमेटी क्या लिया है? कैलोरी लिया है उसमें? यस सर। और क्या? उसमें स्वास्थ्य के लिए जो नहीं, कैलोरी के अलावा और क्या है? सर याद नहीं है। प्रोटीन? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, रिकॉल नहीं कर पा रहे। अच्छा, एक मेजर चेंज तेंदुलकर कमेटी एंड रंगराजन कमेटी में है, पॉवर्टी को जैसे वो लोग मेजर कर रहे थे, एक मेजर दोनों में अंतर है, आप बता सकते हो वो क्या है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। फैमिली, इंडिविजुअल, कुछ याद आ रहा है? नो सर, नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन के लिए कोई आर्टिकल है जहाँ पे वो लोग गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना चाहिए फैसिलिटीज़ अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए, या ऐसा कुछ राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, जो भी आपको याद आ रहा है अभी? सर ऐसे याद नहीं आ रहा है अंडर प्रिविलेज के लिए। DPSP में कुछ है, डायरेक्टिव्स फॉर स्टेट पॉलिसी, लेकिन मुझे बच्चों के लिए ये याद है, वो अंडर प्रिविलेज के लिए नहीं है, किसी भी बच्चों के लिए, जैसे शिक्षा का अधिकार है 6 से 14 वर्षों के लिए, तो वो राइट किया गया है। फिर और बलात्श्रम है जो मूल अधिकार में है, उससे बचाने के लिए, तो वो किसी भी बच्चों के लिए है। मुझे ये याद आ रहा है सर। ये आ रहा है, ठीक है। अभी जैसे आपने राइट टू एजुकेशन के बारे में आप बात कर रहे थे ना, फंडामेंटल किस में है? फंडामेंटल राइट्स में है? यस सर, फंडामेंटल राइट्स में है या डायरेक्टिव्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, किस में है? सर अभी अगर देखा जाए तो अभी फंडामेंटल राइट्स में है। ड्यूटी में कुछ नहीं है? उससे निकाला गया ये, फंडामेंटल ड्यूटी से निकाल के
DPSP से निकाल के फंडामेंटल राइट में। तो DPS में कौन सा आर्टिकल में था वो? सॉरी कोई बात नहीं, जिस आर्टिकल से निकाल के हमने इसको फंडामेंटल राइट में डाला है, जैसे आपने बोला अभी, तो उस आर्टिकल में अभी कुछ है या उस आर्टिकल को डिलीट कर दिया गया है? तो ख़त्म हो गया, उसके ऊपर तो एक्ट बन गया है। सर मुझे याद नहीं है सर। कुछ याद नहीं आ रहा है, ठीक है। आपने सिखाया है बच्चों को ना, छोटे छोटे बच्चों को, अंडर प्रिविलेज बच्चों को। हाँ सर। आपने क्या सीखा उनसे? उनसे मैंने चीज़ें सीखी जो लाइवलीहुड है, मतलब जैसे जिया जाता है एक समय के बाद, जैसे मेच्योरिटी आने के बाद स्टेग्नेशन टाइप से हो जाता है। तो मैंने उनके साथ कुछ पल जब बिताया तो उससे मुझे एक जीवंतता लाइफ का देखने को मिला। अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन से आपने क्या सीखा है? बच्चों से तो सीखते ही हम लोग, Yes. खासकर आपका जो मेन फोकस अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन है, आपने क्या क्या सीखा है? वो इतने अंडर प्रिविलेज होने के बावजूद भी उनमें बहुत सारे गुण थे और इतने हार्ड वर्किंग थे, और उसे अगर प्रतिभा मिलता और उसे वो सुविधा मिलती तो वो बहुत अच्छा कर पाते। तो उनसे मैंने ये चीज़ सीखा कि उतना होने के बावजूद भी वो इतना कर सकते हैं, तो हम लोग तो कर ही सकते हैं ज़्यादा। तो उनसे मैंने ये सीखा। अच्छा, तो आप मतलब अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए बहुत फील करते हैं दिल से, यस सर। है ना? मतलब आपका वो है, एम्पैथी है। एम्पैथी है। तो आपको नहीं लगता है कि आप जितना इतना फीलिंग्स है बच्चों के लिए, खासकर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन के लिए, आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं, तो इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता पूरे इंडिया में कुछ करने का। आप अगर सिविल सर्विस में आएंगे, वो भी आपका पोस्ट रेफरेंस है DSP, तो पुलिस बन के आप क्या करेंगे उनके लिए? आप जो काम कर रहे हैं अभी टीचिंग का, वो तो सबसे बढ़िया है। आप दिल से भी जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि पैसे के लिए कर रहे हैं। यस सर। हाँ, तो आप क्यों चेंज करना चाहते हैं? टीचर से पुलिस क्यों बनना चाहते हैं आप? नहीं सर, मेरा जो दो काम है, जैसे एक तो मैं प्रोफेशनली टीचिंग करता हूँ वो पैसे के लिए, और दूसरा जो मेरी मतलब जो समय बचता है उसके लिए मैं ये काम करता हूँ। तो मैं अपना जो प्रोफेशनल जो सैलरी है या पैसे के लिए, तो वो निर्भरता अगर मैं ये BPSC सेवा में आ जाता हूँ तो वहाँ से मेरा एक सोशल लाइफ स्टार्ट हो जाएगा, और पैसे की नीड मुझे वहाँ से पूरा हो जाएगा। तो इसके अलावा भी मुझे सिविल सर्विस से बहुत कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जो मैं कर सकता हूँ उनके लिए। क्या करेंगे DSP बनने के बाद अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन के लिए? तो उसके लिए मैं जब ऐसा कोई प्रावधान होगा या मिलेगा तो मैं इम्प्लीमेंट करवाऊंगा उसे उसके स्तर पे, और जब फ्री टाइम मिलेगा तो मैं वही काम करूंगा जो मैं करता हूं। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए जैसे आप DSP बन गए और आप पोस्ट में हैं ऑलरेडी, और एक छोटा बच्चा अंडर प्रिविलेज चाइल्ड जो है उसने कोई क्राइम किया। यस सर। और आपका जो सबॉर्डिनेट है, मान लीजिए कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर, जो उसको पकड़ के ले आया आपके सामने, Yes. और आपने बातचीत की, आपको पता चल गया कि अंडर प्रिविलेज चाइल्ड है, क्योंकि आप जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, उनके प्रॉब्लम्स भी आपको पता है, और उसने क्राइम किया है ना? मान लीजिए रेप किया है। अब आप क्या करेंगे उसके साथ? कैसे उस बच्चे को ट्रीट करेंगे आप? सर अगर वो बच्चे माइनर हैं तो फिर उसके लिए जो संवैधानिक प्रावधान है उसके थ्रू मैं जाना चाहूँगा, और जैसे बाल सुधार गृह है। नहीं, वो अंडर प्रिविलेज्ड है, मतलब मैं वो चाइल्ड नहीं बोल रहा हूँ। माइनर तो सभी हैं, एक तो है प्रिविलेज्ड सर और एक अंडर प्रिविलेज्ड। दोनों में क्या ट्रीटमेंट है, डिफरेंस आएगा, या दोनों को एक जैसे ट्रीट करेंगे आप? सर दोनों को अगर संविधान के थ्रू अगर गिल्टी हैं तो दोनों के लिए एक ही जैसा बिहेव तो किया फिर जाएगा। फ़ायदा क्या हुआ? आपने इतना क्लोजली आपने देखा बच्चों को, अंडर प्रिविलेज्ड है और एक प्रिविलेज्ड बच्चा है, तो दोनों में तो अंतर है ना। इसको सब कुछ मिलता है, उसने क्राइम किया, और एक को कुछ नहीं मिलता है, उसने क्राइम किया। सर जैसा आपने कहा कि रेप, तो रेप बहुत ही हीनियस क्राइम है, तो उसके लिए अंडर प्रिविलेज्ड और प्रिविलेज में कोई अंतर नहीं हो सकता है। तो संवैधानिक प्रावधान के अनुसार ही हमें उसके साथ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। फिर वहाँ पे मतलब हमें दोनों को एक जैसे ट्रीट करेंगे। इमोशंस लाने की जरूरत नहीं। तो आर्टिकल 14 में जैसे है, अनइक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली, इक्वल शुड नॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली, वो तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। ये दोनों तो अनइक्वल है ना, एक प्रिविलेज्ड है, एक अंडर प्रिविलेज्ड है।
अनइक्वल्स को आप एक जैसे ट्रीट कर रहे हैं? सर लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है माइंड ऑफ अ स्टेट जो है, जो क्राइम है वो क्राइम के इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है वो क्या है। तो वो ऐसा क्राइम है कि जिसमें कि प्रिविलेज हो या अनप्रिविलेज हो, हम उसे अलग तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, संवैधानिक तरीके से ही जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, 2 बच्चा है, एक है 12 साल का और एक है 5 साल का, दोनों ने ही क्राइम किया है, दोनों का एक जैसे ट्रीट करेंगे? सर यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे उसके स्टेट ऑफ माइंड को देखना पड़ेगा। 5 साल के बच्चे के लिए उसका सॉरी सर। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। इतिहास आपने ऑप्शनल यस सर। ये कब डिसाइड किया आपने कि आपको सिविल सर्विसेज में ही जाना है, इस फील्ड में आना है? सर जब मैं एमटेक कर रहा था तो उसके बाद की चीज़ें थी कि मैं रिसर्च में जा सकता था, तो लेकिन मैंने इसे चूज़ किया कि मुझे फाइनेंशियली ये होना था, इंडिपेंडेंट होना था, उसके लिए मैंने टीचिंग फील्ड चूज कर लिया। तो उसके बाद फिर जब पैंडेमिक आया तो उसमें मुझे लॉट ऑफ टाइम मिल रहा था कि टीचिंग के अलावा भी मैं कुछ कर तो सकता ये था। आप जो बीटेक एमटेक के उससे आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते थे क्या? जॉब नहीं मिल सकती थी? सर जॉब मिल सकती थी, टीचिंग इज मतलब लाइक जॉब ही था मेरे लिए। क्यों इतना टेक्निकल डिग्री, फिर इसका मतलब अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे थे आप? नहीं सर, मैंने तभी तो पढ़ाई आपको भी किया है, कॉन्फिडेंस नहीं है। अच्छे बीटेक स्टूडेंट किया भी रहा आपने, है मैं। एमटेक किया, और फिर कह रहे हैं कि यू आर अनश्योर अबाउट योर जॉब, कि क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। नहीं सर, टीचिंग ही मेरा जॉब था, मतलब मैंने टीचिंग ही चूज़ किया था। जब चीज़ें मेरे साथ आई थी, जब कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए जब आया था तो कंपनी भी आई थी और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी थे। अच्छा, तो मैंने टीचिंग ही चूज़ किया था क्योंकि मुझे अच्छा लगता था पढ़ाना। तो इसलिए तो इसके बाद जब जहाँ तक सिविल सर्विस चूज़ करने की डिसाइड करने की बात आई, तो जब पैंडेमिक आया तो चीज़ें मेरे पास था ऑप्शन कि मैं कुछ पढ़ सकूं या कर सकूं, तो वहाँ से मुझे ये लगा कि मैं एक बार इसको ट्राई करूं। अच्छा, आप इतिहास के कौन सा पोर्शन है जो आपको ज़्यादा, जैसे एंशिएंट है, मेडिएवल है, मॉडर्न है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आपको किस फील्ड में अच्छा लगता है आपको? वैसे सर मुझे तीनों ही अच्छे लगते हैं, तो कोई विशेष ऐसा नहीं है नहीं प्रेफरेंस सर, है? तीनों अच्छा ही। तीनों अच्छे लगते हैं। अच्छा, मॉडर्न्स के लिए कुछ मॉडर्न हिस्टोरियंस का नाम आप बताइएगा। जैसे सॉरी सर, याद नहीं आ रहा अभी। मॉडर्न हिस्टोरियंस का एक भी मॉडर्न हिस्टोरियंस का नाम नहीं मालूम? नाम याद आ रहा है लेकिन वो नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं मिडावल के हैं या मॉडर्न के हैं। जैसे डीके चक्रवर्ती आ रहे हैं नाम, रोमिला थापर हैं जो मॉडर्न के हैं, ये मुझे पता है। श्योर है कि Sure रोमिला है, थापर रोमिला मॉडर्न थापर। की Yes, ही sir. हैं? तो कोई बुक का नाम बताइए उनका। उनका अशोका के पे एक बुक आई थी, तो फिर मॉडर्न का कैसे हो गया? वो रिवाइज्ड बुक था जो इधर हाल फिलहाल में आया। पहले वो की थी, उस पर लिखी थी, अब रिवाइज्ड बुक की आया था। अब रोमिला सॉरी थापर मॉडर्न हिस्टोरियन है या मॉडर्न हिस्ट्री की बुक लिखती हैं, पढ़ाते हैं या लिखते हैं? सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ यहाँ अच्छा, कंफ्यूज हो रहा है। अच्छा, रामचंद्र गुहा का नाम सुना है आपने? पे। यस सर, वो क्या है? वो हिस्टोरियन है। उनके विषय में कुछ बताएंगे आप? नो सर। अच्छा, ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा, बुद्धिज़्म तो आपने पढ़ा होगा, तो महापरिनिर्वाण का मतलब क्या होता है? सर बुद्धिज़्म में महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि जैसे ये वर्ड स्पेसिफिकली यूज हुआ था जब भगवान बुद्ध जब मृत्यु प्राप्ति हुई थी, तो उसी को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अच्छा अच्छा। तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म सर लुम्बिनी नेपाल में है एक जगह, वहीं हुआ था। ओके। और उन्होंने शिक्षा कहाँ दिया? शिक्षा सबसे पहले अपना उपदेश कहाँ दिए थे? उपदेश सर सबसे पहले सारनाथ में। अच्छा, इसके बाद ज्ञान प्राप्त उन्होंने कहाँ से किया? ज्ञान प्राप्त गया और महापरिनिर्वाण? कुशीनगर, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में। अच्छा, अशोक के पिलर्स है ना? यस। जो पिलर्स है, तो बिहार में किस किस जगह पे पाया जाता है अशोकन पिलर्स? अशोक के पिलर्स को अगर बेसिकली देखा जाए तो पश्चिमी चंपारण
के लोरिया नंदनगढ़, लोरिया पूर्वी चंपारण, लोरिया अरराज और इस जगह पे देखने को मिलते हैं। और रामपुरवा भी देखें तो इधर बिहार और नेपाल के बीच में है। मतलब हम कह सकते हैं कि जैसे लोरिया अररोज जो है वो बिहार में है, रामपुरवा शायद नेपाल में हो। जो बिहार में जो पिलर्स जो पाए जाते हैं उनके कैपिटल कैसे हैं? कैपिटल समझ रहे हैं ना, जो सबसे ऊपर जो बना रहता है चित्र किसी पशु पक्षी या जानवर का जो बना रहता है। पशु बैल हैं एक पे, और भी हैं लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा सर कहाँ पे। अच्छा, ओके। और ये सारनाथ में कैसे हैं? जो सारनाथ में भी पिलर पाया गया है, उस पे क्या है? सॉरी सर। अच्छा, ये जो इंडिया का एम्ब्लेम है वो कहाँ से लिया गया है? सारनाथ से लिया। जो चक्र है वो सारनाथ स्तंभ में है, वहीं से लिया गया था। और एम्ब्लेम में चक्र के अलावा भी तो कोई पशु को दर्शाया गया है। सारनाथ के ही मतलब वहीं से लिया गया, जिसपे बाघ का चित्र है। कितने बाघ हैं? उसमें 4 बाघ हैं। 4 बाघ हैं। 3 दिखते हैं और एक मतलब उसके अलावा भी और किसी पशु का भी चित्र है उसमें? और शायद मैं गैस कर सकता हूँ बैल का चित्र है, सिंह नहीं, सॉरी सर। अच्छा, ध्यान में नहीं आया। अच्छा, अब तो रशियन रिवॉल्यूशन भी पढ़े होंगे। यस सर। रशियन क्रांति तो 2 बार हुआ था, एक 1905 में हुआ था, 1917 में हुआ था। ध्यान में है आपको? 1917 वाला मुझे ध्यान में आ रहा है। उससे पहले भी हुआ था सर, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। अच्छा, तो 1917 में उसके लीडर कौन थे? लेनिन। लेनिन थे। यस सर। ओके। क्यों हुआ था 1917 में? सर, क्रांति रीजन था कि जैसे बहुत अव्यवस्था बढ़ गई थी और वहाँ पे जो जार का शासन था, जो शासन था उसे मतलब हटाने के लिए ही सब जो है निम्न वर्गीय लोग थे, उन्होंने क्रांति की थी। निम्न वर्ग से वहाँ पे क्या मतलब है? वहाँ पे 3 स्टेट्स होते थे, वहाँ का जो समाज होता था वो 3 स्टेट्स में होते थे। तो प्रथम में वो पादरी होते थे, द्वितीय में कुछ कुलीन व्यापारी सब होते थे, और तृतीय स्टेट में वो मजदूर थे, कुछ निम्न व्यापारी वर्ग थे, वो सब थे। तो टैक्स जो देना होता था, इन लोगों को से टैक्स दिया जाता था और इन पर अत्याचार होता था, तो इसलिए वहाँ पे उनकी ही टैक्स देने की प्रतिक्रिया में 1917 में जब रिवॉल्यूशन हुआ था उस समय रशियन जार कौन थे? जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस। ठीक। आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया हुआ है। यस। उसका और अब आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। यस। तो इसका कुछ बेनिफिट मिलेगा आपको? यस सर। क्या मिलेगा? सर, जैसा मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मैंने किया है, तो मेरे पास एक स्पेसिफिक कुछ चीज़ें स्किल्स हैं, और अभी जो इम्प्लीमेंट हो रहा है कोई भी योजना जो है उसमें बहुत रोल होता है तकनीकी का, तो मैं उसको आसानी से समझ पाऊँगा, और अगर कहीं पे यूज करना हुआ तो मैं उस अपने क्षमता का यूज कर कुछ पाऊँगा। 1-2 एग्जाम्पल बताइए जो गवर्नमेंट कर रही है, जो स्कीम्स, और वहाँ पे आप अपने स्किल्स को यूज़ करेंगे। जैसे अभी हाल ही में इथेनॉल प्लांट पे स्थापित किया जा रहा है, उस पर जोर भी दिया जा रहा है। तो प्लांट कैसे वर्क करता है, उसमें जो मशीनीकरण है क्या होगा, तो उसका अगर इंस्पेक्शन वगैरह अगर मुझे करना पड़ा तो मैं अच्छे से उसको समझ पाऊँगा कि हाँ क्या ज़रूरत होगी और क्या इसमें चीज़ें आएंगी। ठीक है, और कुछ? और सर अभी याद नहीं आ रहा। अच्छा, और कुछ अभी आप नहीं सोच पा रहे हैं? अच्छा, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मॉडर्न इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस ईयर या किस डेकेड से हम लोग मानते हैं? सर, ऐसे इतिहास में उसे 1813 से माना जाता है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। अच्छा, और फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन फैला? यस सर। ठीक है, तो फिर एक ईयर या एक डेकेड को माना जाता है प्री इंडस्ट्रियल एज, और उस ईयर या डेकेड के बाद कहा जाता है पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा। क्या है वो? सर, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मैं गैस कर सकता हूँ। अच्छा, बोलिए। 1850 to 1860। 50 है ना, 1850 को टेक्निकली माना जाता है प्री एंड पोस्ट इंडस्ट्रियल।
तो अभी हम लोग इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के किस स्टेज में हैं? अभी देखा जाए शायद ये चौथा स्टेज होगा। IR 4 फोर्थ स्टेज होगा। इसका फोकस किस चीज़ पे है? इसका ये जो होगा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स वगैरह, ये जो मतलब तकनीकी का यूज किया जाएगा ये है। अच्छा, और जस्ट इसके पहले जो IR 3 था उसका फोकस किस पे था? वो सेमीकंडक्टर का जो यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स पे था बेस्ड वो, शायद मैं गेस कर रहा हूँ सर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। शायद आप बोल रहे हैं, ठीक है। और अभी हम लोग AI है ना, यस सर। AI की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। चलिए ठीक है। यूनाइटेड नेशंस कब एग्जिस्टेंस में आया? सर 1945 में जब वर्ल्ड वार समाप्त हुआ था, तो डेट 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे सेलिब्रेट करते Yes. हैं। मिशन क्या था, एम क्या था? कि फर्दर जो है मतलब रोका जाए युद्ध को, मतलब जो ऐसे तबाही हो चुकी है वैसे युद्ध ना हो पाए और शांति से रिजॉल्व किया जाएगा, मतलब किसी दो राष्ट्रों के बीच के कन्फ्लिक्ट को। अच्छा, तो क्या ये ग्लोबल लेवल पे फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑर्गेनाइजेशन था फॉर ग्लोबल पीस, या इसके पहले भी कुछ था? सर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि एक जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो फिर मतलब बना था एक संस्था, तो उसी के लिए बना था। क्या नाम था उसका? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब एंड हो रहा था, ठीक है, तो फाइनली उसके एंड की घोषणा एक कॉन्फ्रेंस में की गई थी। यस सर। क्या था वो कॉन्फ्रेंस? उस कॉन्फ्रेंस को क्या कहते हैं? और फिर आगे के लिए कुछ कोर्सेज भी फिक्स किए गए थे, कौन रिस्पॉन्सिबल है ना, उस पर कुछ लाइबिलिटीज भी डाली गई थी। कहाँ हुआ था वो कॉन्फ्रेंस, क्या था? सर मैं गेस कर सकता हूँ। अच्छा, ठीक। पेरिस कॉन्फ्रेंस, ठीक। तंबम, योर इंटरव्यू इज ओवर। ठीक है, कैसा लगा आपको? सर लग रहा था कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब पूछ कुछ रहे हैं, बोल कुछ और रहे हैं, ऐसा लग रहा था मुझे। नहीं, यू आर ए गुड कैंडिडेट, ठीक है। योर मैनरिज्म एंड एवरीथिंग इज गुड, है ना, द वे यू आर एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग इज गुड। सर्टेन इम्प्रूवमेंट्स आर रिक्वायर्ड। एक तो जैसे थॉट में क्लैरिटी चाहिए, है ना, मतलब आपका आप बोल रहे थे टच हो रहा था बट थोड़ा इधर उधर हो रहा था। प्रॉपरली मतलब थॉट में जो क्लैरिटी लाना है, खासकर जैसे आपने लिखे ना अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स, अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रेन, इस टाइप के जब आप लिखते हैं स्पेसिफिक कर देते हैं आप, है? तो उसमें फिर क्योंकि नॉर्मली क्या होता है वो हॉबी से इसलिए पूछते हैं कि कैंडिडेट को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। यस स्ट्रेट अवे वो शायद आपका हिस्ट्री में नहीं जाएंगे, या आपका जो भी बैकग्राउंड है मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसमें भी शायद बाद में क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको रिलैक्स करने के लिए हॉबी से क्वेश्चन पूछा जाता है। Yes. ये स्ट्रैटेजी रहता है हम लोग को नॉर्मली, है ना। तो जब आप लिख रहे हैं अंडर प्रिविलेज्ड, तो इस वर्ड का क्या मीनिंग है, Yes, आप sir. कैसे बोलेंगे कि इसको ये अंडर प्रिविलेज्ड है, ये प्रिविलेज्ड है, यस सर। है ना, इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। और जब आप अंडर प्रिविलेज बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली एक साइट और ओपन हो जाता है। हाँ। वह आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है, कुछ आर्टिकल्स हैं उसमें, है ना। आप अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का बुक अगर ले लेंगे, जैसे मान लीजिए PM बख्शी अगर आप लेते हैं, जो उसके पीछे आप देखेंगे चिल्ड्रन करके ना, उसमें पेजेस मेंशन है किस आर्टिकल में चिल्ड्रन वर्ड इनकॉर्पोरेटेड है, उसको एक जगह पे कलेक्ट कर लीजिएगा तो थोड़ा सा इजी होगा अगर क्वेश्चन आएगा। थोड़ा इकोनॉमिक्स से ये कनेक्टेड है, हाँ। पॉवर्टी से कनेक्टेड है, Yes, तो उसको थोड़ा सा तैयार कर लेंगे। मतलब हम लोग गेस कर सकते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो वैसे तो कुछ भी पूछ सकते हैं वो, बट ये कुछ एरियाज है जो हम गेस कर सकते हैं कि शायद वो पूछेंगे। बाकी जैसे आपका हिस्ट्री में भी मेरे ख्याल से नॉलेज की ज़रूरत है, यस है ना, एकदम बेसिक्स जो है वो आपसे नहीं हो पा रहा था। एंड ओवरऑल वैसे ठीक है परफॉर्मेंस, बट और बेटर होगा। यस सर, वो नॉलेज के हाँ, बेसिस knowledge पे। के- अपीयरेंस सर ना वो ठीक है, ठीक। सब ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे होता है आई कांटेक्ट वगैरह, हाँ हाँ, ये वो सब ठीक ठीक। हाँ, नेचुरल है आप ऐसे कोई बस problem ये मतलब नॉलेज के बेसिस पे मुझे काम करना हाँ, है। थोड़ा सा काम नॉलेज रहेगा तो फिर आपकी क्लैरिटी भी आएगी और
एक्चुअली होता है ना कि जैसे वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से सब जानेंगे, Yes, तो sir. जो भी अगर किसी तरह का ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है जैसे, तो उसमें आप सब्सटेंशिएट करेंगे कि ऐसा प्रोविज़न है ये, तो आपको आसानी होगी, आपका क्लैरिटी आएगी आपके जवाब में। और वो डिसीजन मेकिंग पे सर मैं फंस गया तो वो बच्चे वाला था, तो उस पर क्या था? हाँ, बेसिकली क्या है ना, आप अगर देखिए डिसीजन मेकिंग का ये है, आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। हर इंसान अलग अलग डिसीजन लेगा सेम सिचुएशन पे। बात वो नहीं है कि जो मैं डिसीजन लूँगा वही आपको लेना पड़ेगा, दैट इज़ नॉट द इशू। इशू ये है कि आप डिसीजंस कुछ ले रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। मान लो बाहर जाके बाएं जाना है या दाएं जाना है, ये आप डिसीजन लेना है। आपने बोला सर बाएं जाना है, तो क्यों? और बाएं कोई सीढ़ी है नहीं नीचे उतरने का, जाना है दाएं आपका सीढ़ी है, तो रीज़न तो होगा ना, तो बाएं गए क्यों गए। अगर दोनों साइड में सीढ़ी है तो आपके ऊपर है बाएं जाए या दाएं जाए। मैं दाएं जाऊँगा, बाएं जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब ये नहीं होता है कि सेम डिसीजन लेना है। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, उसके पीछे कोई वैलिड आर्गूमेंट्स है। जैसे क्रिकेट में होता है, टॉस जीत गए, बैटिंग करना है या बॉलिंग, आप कोई डिसीजन लेंगे ना, तो उसके पीछे रीज़न होना चाहिए ना। अगर पिच ऐसा है, वेदर ऐसा है, स्विंग बॉलर को हेल्प मिलेगा और आपके पास 2-4 अच्छे स्विंग बॉलर है, तो आप फील्डिंग ही लेंगे कि भाई पहले बॉलिंग करेंगे हम, है ना। तो डिसीजन के पीछे लॉजिक होना चाहिए। वो ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि जो वो सोच रहे हैं वही आपको बोलना पड़ेगा। और गेटिंग माय पॉइंट। तो उसको माइंड में रख के मत जाना कि डिसीजन वही लेना है जो वो सोच रहे हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगा, टेंशन में आ जाएंगे आप। आप कुछ भी बोलते हैं उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, ये चीज़, ठीक है। Yes, sir. और कुछ sir? बस ठीक है। ठीक है। Thank आप you, sir. थोड़ा सा जो मैंने वो पूछा था सब्जेक्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, उसको थोड़ा और अच्छे से, आप एक ही एस्पेक्ट पे रह गए, इथेनॉल। यस सर। उसको उसका और- तो और और वाइड wide एक होना रेंज होना चाहिए, तो वो कर लीजिएगा आप। और थोड़ा सा अवेयरनेस पार्ट बढ़ा लीजिए, ठीक है ऐसे आपका। और हिस्ट्री जो सर ने बोला उसको थोड़ा सा देख लीजिए, आपके बहुत ही ब्राइट चांसेस हैं। बहुत बड़े चांस है। और थोड़ा सा आप अगर जाएंगे तो आप अच्छे रैंक होल्डर भी बन सकते हैं। Yes, sir. ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ये पहला ही मौका है आपका, कहीं Yes, sir. भी पहला मौका। कहीं भी, यस सर। ऑल द बेस्ट। ठीक। थैंक यू सर।